गाइस 27 मार्च 1977 की बात है। स्पेन के लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा होता है। गाइस दोनों विमानों की जबरदस्त टक्कर में 586 लोगों को जान गंवानी पड़ती है। गाइस इस हादसे को आज 46 साल पूरे हो रहे हैं। गाइस 27 मार्च को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बोइंग 747 की KLM फ्लाइट 4805 और अमेरिका के लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 1736 ने उड़ान भरी। गाइस इन दोनों ही फ्लाइट की मंजिल एक थी और वो था स्पेन का लॉस पॉल्मस एयरपोर्ट। गाइस इन दोनों ही विमानों के लैंड करने के कुछ घंटे पहले तक लॉस पॉल्मस एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन घड़ी में दोपहर 1:15 पूरे होते ही एयरपोर्ट पर चीख पुकार मचने लगी। दरअसल यहाँ कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट नाम के एक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया था। गाइस जिसमें 8 लोग घायल हो गए थे। इस धमाके से एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। एक और धमाके की आकांक्षा से डरे हुए सुरक्षा कर्मी ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। गाइस इसके बाद वहां आने वाले सभी फ्लाइट को लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया। गाइस इसे संभालना एयरपोर्ट कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। दरअसल शाम तक लॉस पॉल्मस एयरपोर्ट को फिर खोल दिया गया था। गाइस ऐसे में वहाँ से डाइवर्ट की गई सभी फ्लाइट जल्द से जल्द लॉस रेडियोस एयरपोर्ट से निकलना चाहती थी। गाइस इसी बीच अमेरिकन फ्लाइट 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे पर आ गई। इसके बाद लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ, गाइस वो अब तक के हुए सभी विमान हादसों में से सबसे जानलेवा और भीषण रहा। गाइस इस दुर्घटना में 586 लोगों की मौत ने पूरी दुनिया को सहमा दिया था। गाइस इस दुर्घटना को लेकर स्टडी करने वाली अमेरिकी पायलट और कॉकपिट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ CBS न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह घटना सामान्य नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई संगठन ने एक साथ मिलकर इसके होने की साजिश की थी। गाइस वो इस क्रैश के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। गाइस वो कहते हैं कि सबसे पहले ये दोनों प्लेन जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे वहाँ एक आतंकी गुट हमला कर देता है। फिर दोनों प्लेन जिस दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाता है वहाँ ये दोनों उस रनवे पर एक साथ आ जाते हैं। फिर अचानक मौसम खराब हो जाता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। गाइस इस बीच एयरपोर्ट का ATC टावर KLM फ्लाइट को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। KLM फ्लाइट ने यह संदेश पाकर अपनी पोजीशन ली और रेडियो पर संदेश भेजा कि वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। गाइस इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी पैन एम के पायलट ने सुना और माइक पर संदेश दिया कि वो अब भी रनवे पर खड़े हैं। गाइस स्मिथ बताते हैं कि रेडियो में किसी तरह की इंटरफेरेंस हुई है और KLM विमान के पायलट तक यह मैसेज नहीं पहुंचा। ऐसे में KLM के पायलट ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से क्लियर है। गाइस यहीं से इन दोनों फ्लाइट के भीषण टक्कर की नियति तय हो गई थी। गाइस पैन एम फ्लाइट में जिंदा बचने वाले फर्स्ट ऑफिसर बॉब ब्रॉक ने 2000 में CBS न्यूज से ही बातचीत में बताया, जैसे ही मैंने सामने से प्लेन आते हुए देखा मैं चिल्लाकर कहने लगा यहाँ से हटो। वो प्लेन ग्राउंड से हमारे प्लेन के पिछले हिस्से से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। गाइस हादसे के बाद इस बात का पता लगाने की कावियात शुरू हुई कि यह दुर्घटना हुई कैसे। गाइस दुर्घटना की अधिकारी जांच में कहा कि KLM फ्लाइट के पायलट जैकब वैन जेंटन इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। गाइस टक्कर से पहले हुई बातचीत के मुताबिक दोनों प्लेन ATC से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। उनमें दोनों प्लेन की पोजीशन को लेकर कम्युनिकेशन भी हो रहा था। गाइस लेकिन दिक्कत वहां आई जब इस बात में एक पॉइंट पर ATC और पैन एम एयरक्राफ्ट दोनों के रेडियो ट्रांसमिशन पर एक साथ आवाज आई। गाइस इससे हुआ यह कि KLM एयरक्राफ्ट के रेडियो पर दोनों में से कोई भी आवाजें साफ सुनाई नहीं दी और इसके बाद सारी घटना कुछ सेकंड के अंतराल में होती चली गई। गाइस इस मिस कम्युनिकेशन के मात्र 13 सेकंड बाद वहाँ का पूरा मंजर बदल गया। जाँच में कहा गया कि KLM एयरक्राफ्ट एक सीनियर पायलट के जिम्मे था। गाइस जांच में यह भी सामने आया कि दोनों प्लेन की टक्कर में सिर्फ 9 सेकंड पहले रनवे पर खड़ी पैन एम फ्लाइट के क्रू ने कोहरे से निकलकर सामने आती KLM फ्लाइट को देख लिया था, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी। गाइस उस हादसे में जिंदा 61 लोगों में से एक जॉन फेथर्स भी था। गाइस इस भीषण हादसे के बाद एविएशन सेक्टर पहले की तरह नहीं रह गया। जांच में कई ऐसी बातें सामने आई जिनका ख्याल रखकर इस हादसे को रोका जा सकता था। सेफ्टी रेगुलेशन से लेकर फ्लाइट ऑपरेशन तक के तरीकों में बदलाव किया गया। गाइस इसमें सबसे पहला था कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATC पर सारी बातचीत सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। ATC में काम करने वाले सभी लोग सिर्फ स्टैंडर्ड अंग्रेजी के शब्द और वाक्यों का बातचीत में इस्तेमाल करेंगे। एविएशन इंग्लिश
लाइब्रेरी में ऐसे 300 शब्द शामिल किए गए जिनका फ्लाइट में पायलट इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस ऐसे कई शब्दों को हटाया भी गया जिनके एक से ज्यादा अर्थ हो सके हैं, जैसे ओके और रोजर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेक ऑफ शब्द का तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ATC से टेक ऑफ की फाइनल परमिशन मिल रही हो। इस बदलाव को लाने की वजह बना दुर्घटना में 3 भाषा के लोगों को पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल रहना। यहाँ स्पेनिश, डच और इंग्लिश 3 भाषा के लहजे में बात की जा रही थी। गाइस नया कॉकपिट प्रोसीजर बनाया गया। केबिन में अथॉरिटी को लेकर टीम ने फैसला लेने पर जोर दिया। गाइस इससे पहले कॉकपिट में बैठा कैप्टन सारे फैसले अकेले करता था। गाइस इसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट नाम दिया गया। इसमें एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हायर अथॉरिटी के किसी भी फैसले पर डाउट हो तो उस पर सवाल उठा सकते। गाइस इस घटना के बाद एविएशन सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ह्यूमन एरर को लेकर लिया गया। गाइस किसी इंसान की गलती की वजह से इतनी ज्यादा संख्या में इंसानों की मौत ने तमाम सरकारों और एजेंसियों को ह्यूमन एरर को लेकर संचेत किया। गाइस किसी इंसान की गलती की वजह से भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए गए। गाइस आपको इस भयानक हादसे के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए एनके मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।